नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से जानकारी आपको देते चलें। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया औचक निरीक्षण। मंडल आयुक्त कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया। करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री मंडलायुक्त कार्यालय में रहे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की हर तमाम चीजों पर नजर है और उसी के साथ मंडलायुक्त कार्यालय में भी औचक निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे और जहां करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री मंडलायुक्त कार्यालय में मौजूद रहे, वहां पर तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री की नजर रही। ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं और बताते चले 1 घंटे तक तकरीबन मुख्यमंत्री मंडल कार्यालय में मौजूद रहे, औचक निरीक्षण किया गया। लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से काम किया जा रहा है और कार्यालय में किस तरह की कार्यशैली है, इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री की नजर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आजीविका ऐप लॉन्च की। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जल्द ही मनरेगा के कार्य दिवसों की अवधि बढ़ाई जाएगी। मनरेगा के कार्य दिवस 100 दिन से बढ़कर 150 दिन किए जाएंगे, जिसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य फंड से की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत कुछ जनपदों में अच्छा कार्य हुआ है। कार्य प्रकृति में सुधार के लिए सभी जिले एक दूसरे से अपने अनुभवों को साझा करें। जिलाधिकारियों के जरिए मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों की 15 दिनों में जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। साथ ही कोविड काल के दौरान की कार्य की भरपाई करने के लिए और मेहनत की आवश्यकता है। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। 22 जनवरी को होगी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं और मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, तारीख तय कर दी गई है। शाम 5 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र बैठक लेंगे। बैठक में प्रदेश सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। ये बता दें, उत्तराखंड सरकार ने तय कर लिया कि वो इस बार का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ही करेगी। सत्र कब होगा, इस बारे में आगामी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस बार के बजट पर सभी की निगाहें लगी हैं। प्रदेश सरकार के इस बजट को चुनावी बजट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो बताते चले जो है बैठक ली जानी है। सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, एक बजट को लेकर बैठक होगी और कहीं ना कहीं इसे चुनावी बजट भी माना जा रहा है, तो क्या खास बजट में होगा, जरा पूरा अपडेट दें। क्या तैयारियां बजट को लेकर? देखिए अर्चना, 22 तारीख को त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में, और ऐसी जानकारी मिल रही है कि करीब करीब दर्जन भर से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आएंगे। महत्वपूर्ण इसमें यही हो सकता है कि इसमें एक तो सरकार चाहती है कि जो 5वीं से बाद वाले जो क्लासेस हैं उसको खोला जाए, तो संभवतः स्कूल खोलने को लेकर के सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अब रुख करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों का। हरिद्वार में कुंभ मेले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रखे हैं। 27 फरवरी से शुरू हो सकता है कुंभ मेला। इस बार 2 महीने का कुंभ मेला होगा, यानी कि ये महापर्व 2 महीने मनाया जाएगा। 27 फरवरी से 27 अप्रैल तक कुंभ मेला रहेगा। 20 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी कर सकती है सरकार और नोटिफिकेशन में उन तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी जा सकती है कि आखिर क्या आगे की प्लानिंग कुंभ मेले को लेकर होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जहां इस महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। हरिद्वार में कुंभ मेले से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको दे रखे हैं कि अब उम्मीद ये है कि 2 महीने तक ये महापर्व हो सकता है। 27 फरवरी से इस महापर्व की शुरुआत होगी और 27 अप्रैल तक ये पर्व मनाया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि प्रदेश सरकार इस महापर्व को लेकर जोरों से तैयारियां कर रही है। हालांकि विपक्ष उस पर कई सवाल उठाता भी नजर आ रहा है। संत महंत भी कहीं ना कहीं महाकुंभ की तैयारियों से नाराज नजर आए हैं। इसीलिए अब और दबाव प्रदेश सरकार पर बन गया कि आखिर जो की जा रही हैं व्यवस्थाएं, उसमें किसी तरह की कोई कमी या खामी नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर पुरजोर कोशिश की जा रही है और 20 जनवरी तक ये भी उम्मीद है कि जल्द इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा, ताकि क्या कुछ इसको लेकर नियम रहेंगे, गाइडलाइंस रहेंगी नोटिफिकेशन में, तमाम अन्य चीजों को लेकर भी जानकारी दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शोभित फोन लाइन पर, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। शोभित, महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, हालांकि नोटिफिकेशन जारी करने की भी जानकारी दी जा रही है, जरा पूरा अपडेट दें।
बिल्कुल आपने ठीक कहा है ना, क्योंकि जिस तरह से कुंभ की शुरुआत हरिद्वार में हो चुकी है, मकर संक्रांति के दिन पहला स्नान कुंभ का सांकेतिक रूप से किया गया। ये कहा जा सकता है कि कोरोना काल को लेकर जिस तरह से भीड़ यहाँ पर पहुंच रही थी हरिद्वार कुंभ में, वो उतनी नहीं पहुंच पाई है, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कुंभ का जो दायरा है वो भी घटा दिया गया है, उनका समय जो है वो भी घटा दिया गया है। तो लगातार जिस तरह से कार्य चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरे जल्द से जल्द हो जाएंगे, ये भी जो सरकार ने निर्देशन दिया है। साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार मेला अधिकारी दीपक रावत ने वहीं पर मेला नियंत्रण भवन परिसर में मोबाइल एटीएम वैन का रिबन काटकर शुभारंभ किया है। मेलाधिकारी ने मोबाइल एटीएम वैन के संबंध में ये कहा है कि कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होगा। अगर श्रद्धालुओं को नकदी की आवश्यकता होती है तो वो मोबाइल एटीएम वैन से नकदी की निकासी आसानी से कर सकते हैं। ऐसी जगहों पर जो है निकासी की जाए जिससे लोगों को सुविधा पहुंच सके। जहां बैंक या एटीएम स्थापित ना हो, मेला क्षेत्र में इन्हें अच्छी लोकेशन में रखा जाएगा और रात्रि में भी सुरक्षा की व्यवस्था होगी। इस दौरान स्टेट बैंक के अधिकारियों ने मेलाधिकारियों को योनो ऐप की प्रक्रिया से संबंध में बताया है कि ये ऐप काफी सुरक्षित है। रुपए निकालने के लिए एटीएम कार्ड की आवश्यकता नहीं होती, केवल मोबाइल फोन होना चाहिए। इस अवसर पर जो है अपर मेला अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र और उसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम एनके शर्मा और रूबी मिश्रा, मुख्य प्रबंधक प्रदीप सिंह और प्रबंधक राहुल कुमार और उसी के साथ संजय भी मौजूद रहे हैं और जिन्हें तमाम जानकारी दी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी चुनावी जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी ने अपना संगठन विस्तार करना शुरू कर दिया। हरिद्वार में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल लखेड़ा ने पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पद की घोषणा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उत्तराखंड में उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले संगठन विस्तार के साथ ही वो जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन और किसानों से जुड़ी समस्याओं को मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध करने की भी बात कही। होना चाहिए संपादक या पत्रकारिता के क्षेत्र में। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। दवा खरीद घोटाले और फर्जी गुल निर्माण में होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में कार्मिक और सतर्कता विभाग कार्रवाई करेगा। मुख्यमंत्री ने दोषी कार्मिकों से जो है वसूली के निर्देश दिए हैं। ये भी बता दें, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में दवा खरीदी के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि से दवाइयों की किटें ली गई थी। किट बी, किट ए और आशा किट का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। सिंचाई विभाग में वर्ष 2002 और 2003 से 2006-2007 के बीच राज्य में गुलों के निर्माण के लिए शासन से आवंटित बजट में फर्जीवाड़ा भी किया गया। अब उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिए हैं, कार्रवाई की जाए और जो भी इसमें मिले जुले होंगे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रमोहन। जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है, कौन लोग इससे मिले हुए हैं, क्योंकि लगातार फर्जीवाड़ा देखा जा रहा है इसमें। चंद्रमोहन जी बिल्कुल, देखिए दो घोटालों के मामले हैं और इन मामलों में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं और उसके बाद कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, जिसमें से एक जो मामला है फर्जी गुल निर्माण का, ये काफी पुराना मामला है। एक 2002 का है और एक 2007 का है। तो इन मामलों में सीएम ने जो है जांच के आदेश दिए हैं और उसके बाद कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। कार्मिक और सतर्कता विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था, जिसके बाद सीएम ने कार्रवाई की संस्तुति की है। और जो स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जो दवा खरीदने का जो घोटाला है, उसमें केंद्र सरकार से धनराशि उपलब्ध हुई थी और उसमें जो अस्पतालों में जो स्वास्थ्य से संबंधित जो किट होती हैं, किट ए, किट बी, आशा किट, इनका उपयोग नहीं हो पाया था। तो इसका जिम्मेदार जो होगा, जो दोषी कार्मिक होगा, उनसे वसूली की जाएगी। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। और जो ये जो दूसरा मामला है फर्जी गुल निर्माण का, ये सिंचाई विभाग का है। इसमें जो शासन स्तर से जो बजट जारी हुआ था उसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। तो इन दोनों मामलों में सीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं
और कार्रवाई कार्मिक और सतर्कता विभाग करेगा। जी, शुक्रिया चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। दो 2022 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हरीश रावत ने एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान से अपने मन की बात कह दी। वहीं दूसरी तरफ 2017 में हुई कांग्रेस की हार की वजह भी बता दी। हरीश रावत ने कहा है कि मेरे मुख्यमंत्री काल में अलविदा के जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे का स्वैच्छिक अवकाश दिया गया था। सवाल यह है कि क्या हरीश रावत ने अपने इन बयानों से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है और नमाज के फैसले को हार की वजह बताकर हिंदुओं पर डोरे डालने के सियासी दांव चल दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हरीश रावत ने एक बार फिर हाईकमान की टेंशन बढ़ाई। 2017 के चुनाव में कांग्रेस के हारने की वजह बताई। हरीश रावत ने पेश कर दी है सीएम पद के लिए दावेदारी। हरदा बोले नमाज पर लिए फैसले से 2017 में कांग्रेस हारी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत इन दिनों ट्विटर पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कुछ दिनों पहले ही बयान देने वाले हरीश रावत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर राग अलापा है। साथ ही 2017 में हुई कांग्रेस की हार का कारण भी बताया। हरीश रावत ने ट्विटर के जरिए अपने मन की बात कांग्रेस हाईकमान से कही। कांग्रेस हाईकमान को संबोधित करते हुए हरीश रावत ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होने को लेकर संकोच कैसा? यदि मेरे सम्मान में ये संकोच है तो मैंने स्वयं अपनी तरफ से ये विनती कर ली है कि जिससे भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत ने एक और ट्वीट के जरिए 2017 में हुई कांग्रेस की हार की वजह बताई। हरीश रावत ने ट्वीट में लिखा है कि मेरे मुख्यमंत्री काल में अलविदा के जुमे की नमाज के लिए 1 घंटे का स्वैच्छिक अवकाश दिया गया था। इस फैसले का दुष्प्रचार किया गया, जिससे 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी हार हुई। हरीश रावत की ये बयानबाजी कांग्रेस हाईकमान की टेंशन को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को भी उजागर कर रही है। तभी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने हरीश रावत की इस मांग पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि चुनाव से पहले सीएम का चेहरा घोषित करना कांग्रेस के इतिहास के विपरीत है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी कांग्रेस के इस घरेलू झगड़े पर जमकर तंज कस रही है। कभी तुष्टीकरण का काम नहीं किया, हम राजनीतिक रूप से कभी ये काम नहीं करते हैं। न हरीश रावत जी ने किया, न हरीश रावत जी की सरकार ने किया। कांग्रेस हर हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सारे धर्मों को साथ ले जाने की बात करती है, उनको साथ लेकर चलने की बात करती है। कांग्रेस एकजुट नहीं है, नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में आपसी द्वंद्व है, खींचतान है, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नेता काम कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का जो बयान है बड़ा आश्चर्यजनक है कि जिस तरीके से वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, अब वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए हैं। तो ये कांग्रेस का चेहरा समय समय पर जनता देखती है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, जनता देख रही है और जनता आने वाले समय में जवाब देगी। माना जा रहा है हरीश रावत ने कहीं न कहीं इशारों में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी है और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है। साथ ही नमाज के फैसले को हार की वजह बताकर हिंदुओं पर डोरे डालने का सियासी दांव भी चल दिया है। इसीलिए ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या उत्तराखंड में कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण से तौबा करने जा रही है? क्या 2022 से पहले कांग्रेस तेरा मेरा के संग्राम से मुक्त हो पाएगी? देहरादून से किशोर रावत, अंकित काला और चंद्रमोहन के साथ अर्चना कौशल, हिंदी खबर। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कांग्रेस पार्टी में सब एकजुट होकर 2022 के चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं हरीश रावत ने मुख्यमंत्री के चेहरा घोषित किए जाने की बात का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा के सीएम के चेहरे स्वाभाविक है कि वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही होंगे जो जनता की अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर पा रहे। तो वहीं पर उनका ये भी कहना है कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निर्णय लेना चाहिए और जो भी फैसला हाईकमान का होगा वो सबको मानना होगा।
हमें बोल के एक साल नहीं रहेंगे, समय ज़्यादा नहीं ला। सबसे ज़्यादा परिचित चेहरा, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य चेहरा जो टीवी चैनल्स के सर्वे आए वो हरीश रावत जी का। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही कि पार्टी को इस समय जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे, अगर कांग्रेस पार्टी चेहरा घोषित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना चेहरा घोषित करना पड़ेगा। और आपने जैसे भी देखा, एक नेशनल चैनल ने जो सर्वे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जो खराब मुख्यमंत्री के रूप में पहला स्थान दिया है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज का पूरा लेखा जोखा भी उसमें जनता के बीच में आ गया। तो वो चेहरा जो है कि 5 साल मुख्यमंत्री जो रहे वही तो चेहरा होगा, तो उनके सामने जब हमारा चेहरा होगा तो हमारा चेहरा बेटर होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। 9 महीने बाद 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने सोमवार को बैठक में निर्देश दिए। 6 से 8वीं कक्षा के लिए 1 फरवरी से स्कूल खोलने के निर्देश। पहली से 5वीं कक्षाओं तक के बच्चे फिलहाल घर से ही पढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से प्रदेश में पिछले कई महीनों से स्कूल बंद है, लेकिन अब स्थिति कुछ सामान्य हो गई है, जिसे देखते हुए 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए तत्काल स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि इसी हफ्ते अगले 2 से 4 दिनों के भीतर इन कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे, जबकि 1 फरवरी से 6 से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। शतरंज लाभ सभी अध्यापकों को दिया जाएगा। जिसको इसमें लाभ नहीं लेना है वो आवेदन करेगा, बाकी किसी को आवेदन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है। आज कोविड-19 के दौरान बहुत समय से स्कूल बंद है और हमने विभाग को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्री जी के लेवल पर निर्णय होना है। बहुत जल्दी कक्षा 9 के और 11 के ये कक्षा खोली जाए, इसके लिए प्रस्ताव भेजेगा और 1 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के स्कूल भी खोले जाएं, यह प्रस्ताव बनाने के लिए हमने निर्देशित किया है। फेस टू फेस करा सर, यहाँ जो NIS की हुई है वो ऑनलाइन हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, 9 महीने के लंबे अंतराल के बाद स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई, लेकिन क्या गाइडलाइंस होगी, किस प्रक्रिया में स्कूल खोलेंगे, पूरा अपडेट। किशोर रावत से संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं किस तरह से बच्चों के स्कूल खोलेंगे, क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसको लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट आपको देते चलें। उत्तराखंड में 120 नए कोरोना मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 94,000 के पार पहुंच गया। 94% से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में 2136 एक्टिव केसेस हैं, यानी कि अब लगातार वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आंकड़ों में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी और जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें भी कमी आएगी। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले दिनों जब जो है अभियान शुरू नहीं हुआ था, वैक्सीनेशन का अभियान शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले कई आंकड़े में उछाल देखने को मिला था, लगातार आंकड़े सामने आ रहे थे। लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि जल्द उत्तराखंड में नए आंकड़ों में कमी आएगी। उत्तराखंड में 120 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसकी संख्या और भी कम होने की उम्मीद है। कोरोना मरीजों के लिए इलाज के लिए आरक्षित किए गए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोमवार को लगभग 10 महीने बाद पूरी ओपीडी खुली। पहले दिन ही 792 मरीज ओपीडी में पहुंचे। ये बता दें, पिछले साल मार्च में कोरोना संक्रमण के मामले आने पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में बदल दिया गया था। इसके बाद ऑपरेशन से लेकर ओपीडी भी बंद कर दी गई थी। गत नवंबर महीने से 5 ही विभागों की ओपीडी खोली गई थी। हर विभाग में अग्रिम अपॉइंटमेंट के साथ अधिकतम 20 मरीज ही देखे जा रहे थे। अब कोरोना संक्रमण का प्रसार कुछ कम हुआ है और टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी विभागों की ओपीडी खोल दी गई है। सोमवार को सबसे अधिक 268 मरीज फ्लू जो है ओपीडी में पहुंचे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। हरिद्वार में भी बर्ड फ्लू की दस्तक शुरू हो गई है
और कौवे के आका सैंपल पॉजिटिव आया है। बाहरी राज्यों से मुर्गे लाने पर रोक लगा दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू का एक मामला सामने आने के बाद जनपद में 16 रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया है, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु फार्मासिस्ट और पशुधन प्रसार अधिकारी और उसी के साथ वैक्सीनेटर या फिर पशुधन सहायक को शामिल किया गया है। टीम के सदस्य सैंपल लेने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे। इसके लिए जनपद में प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग और बैनर भी लगाए जाएंगे। एक हेल्पलाइन नंबर बना दिया गया है जिस पर बर्ड फ्लू से संबंधित कोई भी जानकारी दी जा सकती है, यानी कि पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। और एक कौवे में बर्ड फ्लू की सैंपलिंग के बाद पुष्टि होने के बाद अब लगातार जानकारी ली जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और टीमें भी गठित कर दी गई हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता पुलकित से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पुलकित, जानना चाहेंगे बर्ड फ्लू की दस्तक हरिद्वार में भी अब शुरू हो गई, क्या निर्देश दिए गए हैं और जो टीमों का गठन किया गया है वो किस तरह से काम करेंगी? पुलकित, देखिए, बर्ड फ्लू जो है वो भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और इसको देखने के बाद जिला प्रशासन भी जो है एक तरह से पूरे अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में इसका संज्ञान लेते हुए एक बैठक की गई है, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित सभी विभागों को, सभी अधिकारियों को इसको लेकर सतर्क होने के लिए कहा है। इसके लिए हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन किया है, जिसका काम होगा कि किसी भी तरह की इससे संबंधित किसी भी सूचना पर तुरंत जो है उस पर एक्शन लेना और लोगों को इस संबंध में जागरूक भी करना। इससे निपटने के लिए जिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से यदि कोई भी किसी भी तरह की एक ऐसी संदिग्ध परिस्थिति देखने के लिए किसी को मिलती है, कहीं कोई पक्षी है जो अधिक से ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं या पक्षी है वो अधिक मात्रा में मरे हुए पक्षी मिलते हैं, तो ऐसे में लोग जो है उस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी जो जानकारी है दे सकते हैं और ये टीम जो है वहां पर पहुंचेगी और जो भी एहतियात होंगे उनको किया जाएगा। इसलिए ये नंबर भी जारी किया गया है। और इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी पोल्ट्री फार्म है, ये दुकानें हैं जहां पर भी इस तरह की चीजें सेल होती हैं, बेची जाती है, उन पर भी अधिक से अधिक निगरानी रखी जाए। तो कहा जा सकता है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और बिल्कुल भी किसी तरह की कोताही बरतने की मूड में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रानीखेत से जानकारी आपको देते चले। उत्तराखंड पुलिस ने 32वें सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की है। विजयचक से केएमओ बस अड्डे तक बाइक रैली निकाली गई। लोगों को वाहन सुरक्षित चलाने के लिए जानकारी दी गई है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। किस तरह से ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है उसको लेकर भी लोगों को जानकारी दी जा रही है, क्योंकि सड़क दुर्घटना को कम करने का उद्देश्य लोगों का है और उसी को लेकर 32वें सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन करना है और सड़क दुर्घटना को कैसे कम किया जाए, उसके लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। धीमी गति से वाहन चलाना, हेलमेट पहनना और उसी के साथ जो आपके 2 पहिया वाहन है उनमें दोनों तरफ शीशों का होना भी जरूरी है। इस तरह के कई सारे नियम हैं जिनको बताते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को देखने के लिए आप www.hindikhbar.com पर भी खबरों को पढ़ सकते हैं। नमस्कार।